गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आधुनिक भारत के जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं यह ब्रिटिश कालीन भारत का एक महत्वपूर्ण विषय है। भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटिश काल में किस तरह की रही, इसी का एक बिंदु है भारतीय कृषि व्यवस्था। और कृषि व्यवस्था में हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था किस तरह की रही। इसमें हम चर्चा करेंगे कि अंग्रेजों ने भारत में जब अपनी सत्ता स्थापित की तो उन्होंने भारतीय कृषि व्यवस्था में किस तरह से परिवर्तन किया और इस कृषि व्यवस्था में राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या सुधार किए, क्या क्या नई नीतियाँ अपनाई। आज हम इन्हीं नई भू राजस्व नीतियों पर चर्चा करेंगे जो ब्रिटिश काल में भारत में अपनाई गई। इससे पूर्व थोड़ा सा हम भू राजस्व व्यवस्था का इतिहास देखें तो भारत में प्राचीन काल से ही राजा और किसान के मध्य आपसी संबंध सौहार्दपूर्ण रहे थे। राजा भारत में शुरू से ही सम्मानीय माना जाता था, उसे भूमि का स्वामी माना जाता था और इसी व्यवस्था के कारण प्रजा अपने राजा को भूमि का कुछ भाग कर के रूप में देती थी। प्राचीन काल में यह भू राजस्व व्यवस्था हमें बलि, शुल्क या चुंगी के रूप में दिखाई देती है, जो सामान्य कृषक अपने राजा को, अपने शासक को देता था। धीरे धीरे करके ये व्यवस्था स्थायी होती गई और कालांतर में हम देखते हैं मध्यकाल में भी मुगल शासकों के समय, सल्तनत कालीन शासकों के समय ये व्यवस्था भारत में बनी रही। इसमें हम देखते हैं मध्यकाल में जब भारत में सामंत व्यवस्था लोकप्रिय हुई तो सामंत अपने शासकों को भूमि का स्वामी होने के नाते भू राजस्व की एक निर्धारित दर जमा करवाते थे। अंग्रेज जब भारत में आए तब तक ये व्यवस्था बनी रही। भारत की ये व्यवस्था इस तरह की थी कि एक निश्चित मात्रा में कर अपने शासक को किसान चुकाता था, इसके बदले में वो अपनी भूमि का स्वामी होता था और निश्चित रूप से उस पर उत्पादन करता था। परंतु अंग्रेजों ने जब भारत में बंगाल के माध्यम से और संपूर्ण भारत पर अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली तो उन्होंने अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित करने के लिए और आर्थिक हितों की पूर्ति करने के लिए भारतीय कृषि व्यवस्था की ओर भी ध्यान दिया। भू राजस्व एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके माध्यम से अंग्रेजों को एक निश्चित मात्रा में कर प्राप्त हो सकता था। ऐसे में हम देखते हैं कि अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत की जो परंपरागत भूमि व्यवस्था थी, जिसमें किसानों का भूमि पर अधिकार था तथा फसल का एक भाग वो सरकार को देते थे, इस व्यवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। 1765 की जो इलाहाबाद संधि है, इस इलाहाबाद संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। हालांकि 1771 तक भू राजस्व व्यवस्था में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया था, परंतु हम देखते हैं कि इसके बाद जो भू राजस्व की दरों में परिवर्तन किया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आर्थिक हितों को, अपने आर्थिक व्यय को भारतीयों से पूरा करने के लिए जब भू राजस्व व्यवस्थाओं में परिवर्तन करना शुरू किया, भू राजस्व की दरों में वृद्धि करना शुरू किया, तो उन्होंने जो जो नई नई नीतियाँ अपनाई उनका क्या प्रभाव पड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था पर, भारतीय कृषि व्यवस्था पर, इन सभी की आज हम विस्तार से चर्चा यहाँ पर करेंगे। चूँकि अंग्रेजों का उद्देश्य ही भारत से आर्थिक लाभ प्राप्त करना था और इस उद्देश्य से ही उन्होंने भारतीय कृषि व्यवस्था में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। कृषि के परंपरागत जो ढांचे हैं उस ढांचे को समाप्त करके उन्होंने नई व्यवस्था को अपनाने का प्रयास किया, परंतु भारत की जो व्यवस्था थी उस समय, भारत की जो परिस्थितियाँ थी, क्या वो उन परिवर्तनों के लिए अनुकूल थी या फिर ये समय की मांग थी। इन सभी पर यदि हम ध्यान से देखें तो अंग्रेजों ने उस समय अपने गवर्नर जनरलों के माध्यम से जो भू राजस्व की नीतियां अपनाई, जैसे स्थायी बंदोबस्त, जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था, कृषि की भू राजस्व व्यवस्था की ये नई व्यवस्था थी। स्थायी बंदोबस्त जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 में 10 वर्ष के लिए अपनाई थी और 1793 ईस्वी में सर जॉन शॉ और चार्ल्स ग्रांट इन सब के साथ मिलकर इन्होंने इसको स्थायी कर दिया था।
तो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत उन्होंने जमींदार वर्ग का सृजन किया और इसे भूमि का स्वामी मानकर उससे भू राजस्व की वसूली करना प्रारंभ किया। दूसरी तरफ देखें रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो इसमें किसान को भूमि का स्वामी माना गया और उससे भू राजस्व की वसूली की गई। और तीसरी व्यवस्था थी महालवाड़ी व्यवस्था, जिसमें पूरे गांव को महाल माना गया और गांव के एक व्यक्ति को, जिसे कि प्रधान कहा गया, उसे उस भूमि का मालिक मानकर पूरे गांव की भू राजस्व की वसूली उसके माध्यम से की जाती थी। इस तरह से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रांतों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्थाएं स्थापित की गई। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, जिसे अपनाया गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का जो बनारस का क्षेत्र है, उत्तरी कर्नाटक का जो क्षेत्र है, यहाँ पर इस व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय शुरू किया गया। 22 मार्च 1793 ईस्वी को इस स्थायी बंदोबस्त को स्थायी किया गया और इसमें भूमि का स्वामी माना गया जमींदार को। इसी तरह रैयतवाड़ी व्यवस्था, और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो भारत के लगभग 51% भागों में अपनाई गई थी, जिसे भारत के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में अपनाया गया था। सर थॉमस मुनरो, जो कि बम्बई के गवर्नर थे, मद्रास के गवर्नर थे, और एल्फिंस्टन जो बम्बई के गवर्नर थे, इन दोनों ने मिलकर इस व्यवस्था को लोकप्रिय बनाया। असम में भी ये व्यवस्था अपनाई गई। तो बम्बई, मद्रास और असम के क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया गया, जिसमें भू राजस्व की दर निर्धारित की गई थी भूमि के कुल क्षेत्रफल के आधार पर, न कि उपज के आधार पर। इसी तरह जो महालवाड़ी व्यवस्था है, इसे भारत के उत्तरी क्षेत्रों में अपनाया गया। भारत का जो मध्य प्रांत है, पंजाब का क्षेत्र है, और इसी तरह उत्तर प्रदेश का जो आगरा का क्षेत्र है, इन सभी में इस व्यवस्था को अपनाया गया और भूमि का लगभग 30% भाग इस व्यवस्था में शामिल किया गया। ये जो व्यवस्था थी, इसमें ग्राम प्रधान को ये निर्धारित किया गया कि वो भूमि राजस्व की वसूली करके ब्रिटिश सरकार को जमा करवाएगा। तो इस तरह से हम देखें, स्थायी बंदोबस्त में जमींदार मध्यम था, जो किसान और ब्रिटिश सरकार के मध्यस्थ का कार्य करता था और भू राजस्व एकत्र करके ईस्ट इंडिया कंपनी में जमा करवाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान का सीधा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संपर्क था। वो अपने खेती से जो भी उपज होती थी, उसका एक निश्चित हिस्सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा करवाता था। और महालवाड़ी व्यवस्था में संपूर्ण गांव का जो भू उत्पादन होता था, उसकी एक निश्चित मात्रा महाल प्रदान के माध्यम से, जो गांव का मुखिया होता था, उसके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा करवाया जाता था। लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, उसके समय इस व्यवस्था को अपनाया गया। तो इस तरह से हम देखें तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में ये व्यवस्थाएं अपनाई गई, अलग अलग समय में इसको लागू किया गया। जहां 1772 ईस्वी तक, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक भू राजस्व व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया था। लॉर्ड क्लाइव ने कोई सुधार या कोई परिवर्तन लागू नहीं किया था। वह वॉरेन हेस्टिंग्स जब भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया, तो उससे भारत में एक नई व्यवस्था की शुरुआत करनी चाहिए, जिसे इजारेदारी प्रथा कहते हैं। और इस व्यवस्था में जो सबसे अधिक बोली लगाता था, उस व्यक्ति को भू राजस्व की वसूली करने का कार्य दे दिया जाता था। परंतु इसके दोषों को देखते हुए 1777 ईस्वी में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। और इसके पश्चात हम देखें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1790 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त को अपनाया गया। इसके पश्चात इस व्यवस्था के दोषों को देखते हुए 1820 ईस्वी में बम्बई, मद्रास और असम में रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया गया। इसके पश्चात यदि हम देखें तो भारत के उत्तरी क्षेत्रों में, भारत का जो मध्य प्रांत है, पंजाब का जो क्षेत्र है, यहाँ पर अपनाई गई थी महालवाड़ी व्यवस्था। इन व्यवस्थाओं के अपने दोष थे, अपने लाभ थे। इन सभी की चर्चा हम विस्तार से करेंगे। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे स्थायी बंदोबस्त के बारे में। बंगाल की जो लगान व्यवस्था थी, 1765 ईस्वी की इलाहाबाद संधि के माध्यम से वो ज्यों की त्यों बनी रही। लगान की वसूली करके दीवान कंपनी को जमा करवाते थे, परंतु इससे इतना लाभ नहीं हो रहा था। कृषि लगातार हानि की ओर जा रही थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने आर्थिक व्यय भी पूरे नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में हम देखें तो 1886 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस
गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो उसको स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि बंगाल की जो राजस्व व्यवस्था है उसको स्थायी किया जाए और इसमें जो सुधार संभव हो सकते हैं वो सुधार किए जाए और जमींदारों के साथ स्थायी रूप से समझौता किया जाए। जमींदार जो इजारीदारी प्रथा में बोली लगाकर भू राजस्व की वसूली करके ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा करवाते थे, अब स्थायी बंदोबस्त में ये एक निश्चित वर्ग हो गया जिसे भूमि का स्वामी माना गया और इसके माध्यम से लगभग 10/11 भाग भू राजस्व की दर निर्धारित की गई। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत हम देखें तो प्रारंभ में ये व्यवस्था जो 10 वर्ष के लिए की गई थी 1790 ईस्वी में, इसे 1793 ईस्वी में इसके लाभ को देखते हुए स्थायी कर दिया गया। परंतु स्थायी किए जाने से इसका फायदा सबसे ज़्यादा जमींदारों को हुआ, किसानों को तो इस व्यवस्था से हानि ही हुई थी। और इसमें हम देखें तो जमींदारों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नए वर्ग के रूप में सृजित किया, जो उनका अनुयायी वर्ग था, जिसने हर समय, चाहे वो भारत का स्वतंत्रता संग्राम रहा हो या 1857 की क्रांति रही हो, ये अंग्रेजों के प्रति, ब्रिटिश सरकार के प्रति स्वामी भक्त बना रहा और इससे किसान और सरकार के बीच जो आपस का संपर्क होता था वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गया और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ किसानों को और सबसे ज़्यादा फायदा हुआ जमींदारों को। जमींदारों को भू राजस्व की जो निर्धारित दर थी उससे अतिरिक्त जो वसूली होती थी उसे अपने पास रखने का अधिकार था। भूमि का स्वामी होने के कारण वो अपनी भूमि को हस्तांतरित कर सकता था, उसको बेच सकता था, उत्तराधिकारी किसी को भी बना सकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे अधिक लाभ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भू राजस्व की मात्रा अधिक होने पर भी उसे एक निश्चित मात्रा में ही लगान प्राप्त होता था और इससे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ जमींदारों को, जिसे किसानों के ऊपर सत्ता स्थापित करने का अवसर मिला। अंग्रेजों की इच्छा थी कि जिस तरह से इंग्लैंड में जमींदारी व्यवस्था है वैसे ही भारत में भी जमींदारी व्यवस्था स्थापित की जाए और इसीलिए उन्होंने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था। कंपनी अपनी आय को निश्चित करना चाहती थी, भू राजस्व एक मुख्य साधन था और इसीलिए उन्होंने इस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया। इस व्यवस्था के जो लाभ थे उस लाभ में सरकार को जो सबसे बड़ा लाभ था वो ये था कि भू राजस्व की एक निश्चित मात्रा उनको प्रतिवर्ष मिलती थी। इससे पहले उन्हें प्रतिवर्ष भू राजस्व की दर भी निर्धारित करनी होती थी, उसकी मात्रा भी निर्धारित करनी होती थी, तो उसमें समय भी बर्बाद होता था और उससे पता भी नहीं चलता था कि कितना भू राजस्व मिलेगा। परंतु स्थायी बंदोबस्त के पश्चात अब एक निश्चित मात्रा में उनको आय मिलने लगी, जिससे उनके जो निश्चित व्यय थे वो इससे पूरे होने लगे। इसी तरह जमींदारों के रूप में जो उन्हें स्वामी भक्त वर्ग मिला, इसने लैंड एसोसिएशन, लैंड ऑनर, लैंड होल्डर्स एसोसिएशन ये सब बना के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया। तो एक स्वामी भक्त वर्ग उनको मिल गया। इसी तरह हम देखें तो कृषि की उन्नति भी इससे संभव हुई क्योंकि जमींदारों से जब न्याय और अन्य सारे अधिकार छीन लिए गए, पुलिस से संबंधित, व्यवस्था से संबंधित, तो उन्होंने अब अपना सारा ध्यान कृषि व्यवस्था की ओर दिया। तो इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होने लगी, व्यापार और उद्योगों की भी प्रगति हुई और सूबों की आर्थिक संपन्नता में भी इससे वृद्धि हुई। परंतु इससे हानि हुई किसानों को क्योंकि उनसे उनकी भूमि का अधिकार छीन लिया गया, जमींदारों के शोषण पर उनको छोड़ दिया गया। भूमि मतलब लगान उनको एक निश्चित मात्रा में देना तय किया गया। तो एक तरह से वो अपनी भूमि के किराएदार बन गए और जमींदारों के शोषण के कारण, उनके विलासितापूर्ण जीवन के कारण किसानों का लगातार शोषण बढ़ता गया। किसान और अधिक गरीब से गरीब होते गए, जिससे हम देखें तो ब्रिटिश काल में किसान आंदोलनों का भी तेजी से विस्तार हुआ और स्थान स्थान पर किसानों ने अपनी सरकारों के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू किया। तो इसी तरह से हम देखें तो ये जो व्यवस्था थी इसके दोषों को दूर करने के लिए रेतवाड़ी व्यवस्था अपनाई गई बम्बई, मद्रास और असम में। और इस व्यवस्था के परिणाम हम देखें तो किसानों को भूमि का असली स्वामी माना गया और उनको अपने भू राजस्व की एक निर्धारित दर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ी। लगभग भूमि का 51% भाग इसमें शामिल किया गया। कंपनी के अधिकारी भी इस व्यवस्था को लागू करने के पक्ष में थे क्योंकि उनका मानना था कि दक्षिण और दक्षिण भारत में
जमींदार जैसा कोई वर्ग वो नहीं बना सकते हैं, इसलिए उन्होंने सीधा ही किसानों से रियत से संपर्क करने का प्रयास किया और इसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि ये व्यवस्था भारत में अधिक लोकप्रिय हुई और इससे जो मनमाने ढंग से भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था, किसानों को जबरदस्ती अपने खेत जोतने के लिए विवश किया जाता था, वो व्यवस्था कहीं ना कहीं हमें कम दिखाई देती है। इस व्यवस्था के कुछ दोष भी थे। दोष ये थे कि किसान जब तक सरकार को भू राजस्व देते रहते थे तब तक वो उसके स्वामी बने रहते थे। यदि वो समय पर कोई प्राकृतिक आपदा भी आए या वो खेती न कर पाए तो ऐसी स्थिति में भी उनको सरकार को एक निर्धारित मात्रा में राजस्व चुकाना होता था। तो इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यही था कि कठिन परिस्थितियों में भी किसानों को ये चिंता लगी रहती थी कि वो अपना भू राजस्व किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा करवाए। इसी तरह उत्तरी प्रांतों की अनुकूल परिस्थितियों में माहलवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई, जिसमें भूमि का लगभग 30% भाग शामिल किया गया और इसमें माहल अर्थात गांव का जो प्रधान होता था वो पूरे गांव की भूमि को एक मानता था। सारे किसान अपनी भूमि को एक मानते थे और उस पर प्रदान का अधिकार होता था। वो सारे किसानों से उस भू राजस्व को एकत्र करता था और उस भू राजस्व की जो निर्धारित मात्रा थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा करवा देता था। तो ये व्यवस्था भी कहीं ना कहीं भारत में उस समय लोकप्रिय हुई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपने आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए भारतीयों से अधिक भू राजस्व वसूल करके अपने आर्थिक व्यय को उसे पूरा करने के लिए ये सब परिवर्तन किए, ये सब सुधार किए और इन भू राजस्व नीतियों को भारत में अपनाया, जिसने आने वाले समय में किसानों की स्थिति को बहुत ही शोचनीय बना दिया। और इसी कारण समय समय पर अनेक किसान आंदोलन भारत में देखे गए। जमींदार जैसे नए वर्ग का सृजन हुआ जिसने स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का पक्ष लिया। तो इस तरह से अंग्रेजों ने अपने आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए भारतीय कृषि व्यवस्था के परंपरागत ढांचे में परिवर्तन करके कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को खत्म करने का प्रयास किया।